चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या, इनफैक्ट आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो जो जान रहे हैं ठीक है वो एक्सप्लेन करिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी है क्या, फिर 48 में क्या हुआ, या पहले फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन से ईयर में आया, फिर सीक्वेंस में 91 तक। मैम स्टार्टिंग से। हाँ मैम इंडस्ट्रियल पॉलिसी मैम वो हो गया, एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है मैम। और पहले जो इकोनॉमी थी वो हमारे सोशलिस्टिक पर थी, सोशलिज्म पर। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेस्ड है अभी जो मैम विचारधारा और राजनीति पर बेस्ड है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी मैम इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, जो मॉडर्नाइजेशन है के साथ इंडस्ट्री का विकास, मतलब एरिया का भी विकास करना। और लार्ज स्मॉल मीडियम जो है इंडस्ट्री के साथ साथ कॉटेज इंडस्ट्री भी, उसको भी डेवलप करना। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैपिटल, फॉर डोमेस्टिक मतलब कैपिटल हो गया। और मैम क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करना। और नेक्स्ट हो गया मैम 1948 जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है मैम, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसको उसका मेन गोल हो गया मैम इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इंट्रोड्यूसिंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। म्यूट हो गया। यस मैम। हाँ म्यूट हो गया था मैम लार्ज इंडस्ट्री को मैम उसके बाद 4 कैटेगरीज में डिवाइड बांटा गया मैम। जैसे इंडस्ट्रियल वेयर स्टेट हैड अ मोनोपोली जो है, इसमें जो एटॉमिक एनर्जी, रेलवे जैसे इंडस्ट्री आते हैं मैम। और न्यू इन्वेस्टमेंट बाय स्टेट जो हो गया, उसमें मैम स्टार्टिंग से इनको प्राइवेट में रखा गया, हाथों में दिया गया है। लेकिन वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने पर वो गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेगी, उसका मानेगा राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। उसमें मैम कोल, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर वगैरह, टेलीफोन कवर होते हैं मैम। और मैम थर्ड है द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल मैम। इसमें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इंडस्ट्री होते हैं पर कंट्रोल जो मैम वो गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाता है। जैसे उसमें ऑटोमोबाइल आ गया, फर्टिलाइजर वगैरह, शुगर के सीमेंट वगैरह आ जाती है उसके अंडर में। और फोर्थ है मैम इंडस्ट्रियल ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, जो रिमेनिंग पार्ट है मैम वो मतलब इसमें आ जाएगा। हेलो। हाँ फिर से म्यूट हो गए थे, राइट। यस मैम। यस मैम। फिर हो गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 जो मैम वो उसका सोशलिस्टिक पैटर्न पर मैम उसका किया गया। और ये पॉलिसी मैम डीपीएसपी के फ्रेमवर्क पर मैम अकॉर्डिंग, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। हाँ यस फिलहाल मैम। हेल्प नहीं कर सकते आप स्वाति, आप मैम म्यूट मुझे ही रखिए, ओह सॉरी मैम। तो अभी पेंडिंग है। मैम हाँ उसका ऑब्जेक्टिव मैम हो गया जो माने कि पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करना और हेवी मशीन इंडस्ट्री को डेवलप करना ऐसे। और जिसके हाथों में मतलब इकोनॉमिक पावर है मैम उसको चेक करना, जो इनकम है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैम उसको सही ढंग से माने कि असमानता जिसको बोलते हैं वो कम कर देना। और कोऑपरेटिव सेक्टर को भी मैम उसका डेवलपमेंट करना, एस्टेब्लिश करना। और मैम उसका भी कॉटेज, विलेज और स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल जो है मैम उसको भी मतलब एक्सपेंड करना। और रीजनल डेवलपमेंट जैसे सोशियो इकोनॉमिक हो गया मैम, उसको भी प्राप्त करना। मैम इंडस्ट्री को फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, शेड्यूल ए इंडस्ट्री, शेड्यूल बी इंडस्ट्री एंड शेड्यूल सी इंडस्ट्री। शेड्यूल ए इंडस्ट्री में 17 इंडस्ट्री रखी गई है जो पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में है मैम। इसके अंदर मैम आर्म्स हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, कोल माइंस वगैरह हो गया, वो सब आते हैं मैम। और शेड्यूल बी में मैम जो इंडस्ट्री हो गया वो 12 इंडस्ट्री आती है, जिसमें जो लाइसेंसिंग के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है मैम। लेकिन वो डोमिनेंट नेचर मैम गवर्नमेंट का ही रहता है। इसमें फर्टिलाइजर, रोड्स ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह इसमें कवर होते हैं मैम। और शेड्यूल सी
मैम जो इंडस्ट्री है वो ए एंड बी के जो अंदर कवर नहीं हुई मैम, वो कवर होती है मैम इसमें। यानी कौन सी सेक्टर? शेड्यूल सी मतलब जो हो गया, हाँ, तो कौन सा कंपनी होगा शेड्यूल सी में? जो रिमेनिंग मैम जो बचे। तो रिमेनिंग किस में, पब्लिक में कि प्राइवेट में? प्राइवेट में मैम। ठीक है। स्वाति, आपको फेमा के लिए तैयार रहिए आप, आपको फेमा बताना है। हाँ हाँ, हमें आगे बढ़। और हाँ, पूरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी कंप्लीट। मैम फिर उसके बाद लाइसेंसिंग पॉलिसी मैम हो गया, वो उसको मैम इसमें जो 1 करोड़ से ज्यादा मतलब ये करते हैं इन्वेस्टमेंट है, वो कवर माने कि वो कवर होते हैं मैम। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं मैम। उसमें मैम एक कोर सेक्टर है, एक ज्वाइंट सेक्टर है, एक मिडिल सेक्टर। मैम कोर सेक्टर जो इम्पोर्टेंट सेक्टर हो गया मैम, जैसे बिग इंडस्ट्री के लिए। ज्वाइंट सेक्टर मैम जो पब्लिक सेक्टर को एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा मैम इसमें, ज्वाइंट सेक्टर। और मिडिल सेक्टर मैम जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 5 करोड़ कर सकते हैं और लेस देन 35 करोड़ होता है मैम। स्मॉल स्केल सेक्टर मैम हो गया, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 7.5 लाख, लेकिन प्लांट और अदर इक्विपमेंट पर, और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है मैम। और कोऑपरेटिव सेक्टर मैम हो गया, जिसमें लाइसेंसिंग के लिए वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को, जैसे खादी जूट वगैरह हो गया, वो सब प्रेफरेंस दे रहा मैम। पब्लिक सेक्टर मैम जो हो गया हेवी इन्वेस्टमेंट, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेट होते हैं मैम, वो हो गया। और लाइसेंसिंग पॉलिसी 1973 मैम, उसमें स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात हो रही है मैम। एंड देन लाइसेंसिंग पॉलिसी मैम, उसमें 21 इंडस्ट्री जो को छाड़ देने की बात हो रही है मैम। उसमें एक्सेस प्रोडक्शन होता है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी के एक नजर पर ही रहेगी। और मैम नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 मैम, जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होगी मैम। क्या हो गया? यस मैम, हेलो। हाँ, तो नेटवर्क इंडस्ट्रियल पॉलिसी मैम बोल रहे थे, जो पहली बार जो किसी गैर कांग्रेसी मैम सरकार द्वारा इंडस्ट्री पॉलिसी लागू की गई है, जो मोरारजी देसाई के सरकार में जो थी, जनता दरबार जिसको बोलते हैं। इनका फोकस मैम इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर था, लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर थी, और सेल्फ इफिशियंसी को बढ़ाने की बात होगी, और रीजनल डेवलपमेंट करना मैम, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाना मैम। नेक्स्ट है मैम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग 1980। वो सब रहने दीजिए, 91 में सीधा है ये। 91 में मैम, मैम 91 मैम जो इस इंडस्ट्री की पॉलिसी मैम, जो पुरानी पॉलिसी जो जिसमें उसमें जो कमी थी मैम, उसको ठीक करना और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ठीक करना था। इंडियन की इकोनॉमी जो वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को में बदलना था मैम। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मैम 1991 जो 11 इंडस्ट्री को रखा गया, और 1999 में फिर 18 इंडस्ट्री को रिड्यूस करके मैम 5 कर दिया गया, जिसमें ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल और हैजार्डस केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, टोबैको प्रोडक्ट हो गया मैम, अल्कोहलिक ड्रिंक। बट पब्लिक सेक्टर के मैम लिए 2 एरिया को रिजर्व करके रखा गया था, जिसमें रेलवे ट्रांसपोर्ट और एटॉमिक एनर्जी। उस वक्त कौन पावर में थी, किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की। कौन नाम? पीवी नरसिम्हा राव। और फाइनेंस मिनिस्टर? मनमोहन सिंह। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद मैम फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है मैम, वो 1991 में जो हुआ था, वो फर्स्ट पॉलिसी है जो माने कि फॉरेन कंपनी को इंडिया में आने के बिजनेस करने की दिया जाता है, जिसको एफडीआई कहा जाता है।
एफडीआई मैम 47 प्रायोरिटी इंडस्ट्री के अंदर 51% तक रखी गई है, और कुछ एक्सपोर्ट जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री है मैम, एफडीआई को 74% तक रखा गया था। 1991 फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसको FIPB कहते हैं। इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया, कौन से इंडस्ट्रियल पॉलिसी को? यस मैम। इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बोला गया है? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मैम। इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? मैम 1956। तो फिर 56 में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था। 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम लोग इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और मैंने ये भी कहा था, ये पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है ना? यस। यार इतना एक्सप्लेन किए, वेरी गुड। आगे स्वाति। आई थिंक ये PGDM सेकेंड में से पहले प्लेसमेंट होगा तो आप ही दोनों का होगा। हाँ स्वाति, और बाकी बच्चे कहाँ हैं? कुणाल, इन लोग को नहीं पता है कि अम्मा क्यों होना है? मैम सबको पता है। सबको पता है मैम। बढ़िया है। यस मैम। ठीक है, फेमा बताइए। यस मैम। फेमा जो कि 1999 में फेमा हैज बीन इंटरेक्टेड अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, जो कि लिबरलाइजेशन के बाद आया था, क्योंकि फेरा जो है उसमें बहुत सारे इम्पोर्ट और पहले सही से रखिए स्वाति। यस मैम, एक सेकंड। यस मैम। तो फेरा जो है उसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। आईज नजर ही नहीं आ रहे हैं। एक सेकंड मैम, अब सही है मैम। हाँ। जो 1999 में फेमा इंट्रोड्यूस हुआ था आफ्टर रियलाइजेशन, क्योंकि फेरा इससे पहले फेरा था जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम, रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था, इसी वजह से फेमा को लाया गया। और जो कि फेरा जो 1973 को रिप्लेस करके फेमा आया 1973 में। 1973 में फेमा आया। फेरा 1973 को रिप्लेस करके फेमा आया मैम। 73 में फेमा आ गया था मैम। 1999 में फेमा को मतलब इंटरेक्ट किया गया रियलाइजेशन के पार्ट में मैम। 73 में फेरा था, 1999 में फेमा आया फेमा ना? आया, यस मैम। ठीक है, अब आगे बढ़िए। क्यों रिप्लेस किया गया? क्योंकि इसमें फेरा में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हुआ करते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सब में, इसी वजह से। और आफ्टर लिबरलाइजेशन जो भी हुआ था, जो ग्लोबलाइजेशन, जो LPG आया था, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम आया करते थे, तो इसीलिए इसको हटाया गया। और फेरा डिफरेंस हो गया फेरा और फेमा में, जैसे कि फेरा में हम लोग फॉरेन करेंसी कन्वेंस, जैसे फेरा में क्रिमिनल ऑफेंस होता है और फेमा में सिविल ऑफेंस होता है। फेरा में 5 टाइम ऑफ सम ऑफ इन्वॉल्व ऑफ पेनल्टी लगता है, और लेकिन फेमा में 3 टाइम्स ऑफ सम पेनल्टी लगता है कोई भी चीज में। फिर फेरा जो है कंपाउंडेबल है, नो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और फेमा जो है कंपाउंडेबल ऑफ ऑफेंस है मैम। मैम सुनाई दे रहा है ना? कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल क्या है वो बताइए। हाँ सुनाई दे रहा है। मैम वो नहीं पता मैम। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल बस लिख लिए थे, एक्सप्लेन तो की थी मैं। यस मैम, एक्सप्लेन की थी मैम। ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए ना, अगर याद नहीं रहता है तो। कंपाउंडेबल हुआ कि हम पेमेंट करके छूट सकते हैं, अगर इम्प्रिजनमेंट है तो पेमेंट करके हम छूट सकते हैं। और नॉन कंफर्टेबल में हम पेमेंट करके नहीं छूट सकते, हमको अपना सजा काटना ही होगा मैम। हाँ, तो ये फेरा में था नॉन कंपाउंडेबल और इधर फेमा में था कंपाउंडेबल। यस मैम। ठीक फिर है, ऑब्जेक्टिव हो गया हमारे फेमा में।
जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का यूटिलाइजेशन रिसोर्स, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है रिसोर्सेज का, उसका यूटिलाइजेशन होता है फेमा में। फिर फैसिलिटी एक्सटर्नल ट्रेड मिलता है। फिर हम लोग को डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया होता है, जो कि आरबीआई कंट्रोल करता है हमारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को मैम। और जितना भी फेमा का ब्रांचेस ऑफिस एजेंसी वो सब इंडिया जो भी होता है वो सब आरबीआई के थ्रू कंट्रोल होता है, सॉरी पीआरआई के कंट्रोल में होता है, जिसको हम लोग पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहते हैं। अगर कोई भी बाहर की कंपनी हमारे इंडिया में आई, अगर उसको हमारा कोई भी इंडियन कंट्रोल कर रहा है तो उसमें भी फेमा अप्लाई होगा उस पर्सन पे भी। पीआरआई को एक्सप्लेन कर रही है। यस मैम, पीआरआई मतलब पर्सन रेसिडेंट्स इन इंडिया, जो कि पर्सन इंडिया में रेसिडेंट होता है 182 डेज के लिए। अगर वो इंडिया में रह गया तो फिर उस पे हम वो पर्सन रेसिडेंट इन मिस कर रहे हैं। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर 182 डेज तक रहता है तो प्रीसीडिंग रहता है, मतलब कि जो कि मेरा 2020 प्रीवियस ईयर जो भी मेरा हुआ, अगर उसमें वो इंडिया में रह गया कोई भी पर्सन, तो उसको हम लोग इंडिया के ये रेसिडेंट में लाइन माने मिस जाते नहीं हैं। होना चाहिए, क्योंकि 182 डेज रहता है, कब रहता है? प्रीसीडिंग, जब आप बता रहे हैं, जिस प्रीवियस ईयर में आप देख रहे हैं उसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपको चेक करना होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यस मैम। फिर हमारे आगे फिर आगे हो गया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो कि आरबीआई के थ्रू कंट्रोल होता है, ओवर कंट्रोल, जिसको ए ट्रांजैक्शन विच अलर्ट द एसेट्स और लायबिलिटी इंक्लूडिंग लायबिलिटी आउटसाइड द इंडिया ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट। कोई भी कैपिटल एसेट जो भी होता है जो आउटसाइड इंडिया, जो पीआरआई के मतलब से आउटसाइड ऑफ इंडिया में जो कंट्रोल होता है, एसेट्स जो भी होता है लायबिलिटी, उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। और एक होता है करंट अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट लॉस जो भी अल्टरनेट होता है, या फिर शॉर्ट पीरियड टाइम का जो भी ट्रांजैक्शन होता है। अल्टरनेट नहीं, अल्टर होता है, चेंज होता है। अल्टर, यस मैम, शॉर्ट टाइम पीरियड का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसे हम लोग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। फिर मेन प्रोविजन ऑफ फेमा हो गया डीलिंग इन अ फॉरेन एक्सचेंज। यस, यस मैम, डीलिंग इन अ फॉरेन एक्सचेंज। फिर होल्डिंग ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज, होल्डिंग ऑफ ए फॉरेन है एक्सचेंज। ना, डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज, किससे हम डील करेंगे? वही तो प्रोविजन है, यस किसके मैम, थ्रू डील करना है, वही आप नहीं बता रहे हैं। मैम इसको भी एक्सप्लेन करना है। हाँ हाँ, किसके थ्रू हम डील कर सकते हैं वो तो आरबीआई, यस मैम, डीलिंग जो कि आरबीआई के थ्रू ऑथराइज पीपल जो वो करेंट करते हैं, जैसे मार्केटिंग। करेक्ट, ऑथराइज पर्सन के थ्रू। तो आरबीआई अपॉइंट करती है ऑथराइज पर्सन को। तो यस इंडिया में मैम, कौन कौन है ऑथराइज पर्सन? मैम इंडिया में ऑथराइज पर्सन हो गया मार्केट डीलर, फाइनेंशियल डीलर जो मैम होता है और मैम। और बस एक ही होता है? मैम ऑथराइज पर्सन में किसको किसको कहते हैं? मनी चेंजर, मनी चेंजर मैम, ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर मैम ऑथराइज डीलर होता है, फॉरेन एक्सचेंज का जो डील करता है मैम। ऑफशोर बैंकिंग, यस बताया मैम, क्या था ना, तो ये भी नहीं लिखे यस हैं। मैम, नो मैम लिखे हैं, फिर तो मैम देख के थोड़ी ये पूरा बोलना है मैम। अच्छा, वो तो मुझे नजर आ रहा है कौन कितना देख रहा है। ये तो बोलिए ही नहीं कि देखे नहीं है। बुक आपके मैम सामने देख, मैं बुक तो मैम तरीके है। से explain, देखिए ठीक है, बुक सामने है, लेकिन एक्सप्लेनेशन से पता चल रहा है कि हाँ आप बात समझे, क्योंकि बुक देख के भी वही एक्सप्लेन कर सकता है जो कॉन्सेप्ट को समझा होगा। यस मैम, ठीक है। उसके बाद मैम होल्ड, यस मैम, फिर उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है कि जो कि सेक्शन 4 में होता है, जिसको हम लोग होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, जिसमें से जो भी 2000 यूएसए डॉलर जो भी होता है उससे ज्यादा नहीं रख सकते हम। हम्म, उसके बाद करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आता है सेक्शन 5 में। कोई भी सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज होता है वो भी ऑथराइज पर्सन के द्वारा होगा। हम्म, फिर सॉरी, वो करंट अकाउंट हो गया जो कि सेक्शन 5 में आता है। और एक होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो कि हम सेक्शन 6 में उसको डालते हैं कि एनी पर्सन ऑफ सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एनी ऑथराइज पर्सन फॉर ए कैपिटल ट्रांजेक्शन। इसमें भी ऑथराइज कोई भी सेल और ड्रॉ जो भी फॉरेन एक्सचेंज का होता है वो भी ऑथराइज पर्सन के द्वारा ही किया जाता है, जो कि आरबीआई
पॉइंट करती है। उसके बाद हमारा आ गया सेक्शन 5 जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ ए गुड होता है। फिर हम लोग का सेक्शन 8 आ गया जो रियलाइजेशन एंड रिपीटेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या बताया गया था कि मैम कोई भी गुड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कोई भी अगर हम मतलब लेना चाहते हैं कुछ भी, वो आरबीआई हमें देगी इंफॉर्मेशन, जो भी हम चाहते हैं वो हम आरबीआई देगी। आरबीआई कोई भी अगर मांगा, आरबीआई भी मांगा तो उसको मैम देना होता है मैम। आरबीआई को ना देंगे हम लोग? यस मैम, जो भी अगर मांगे तो आरबीआई को, तो आरबीआई को जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगेगी आपको देना होगा, ठीक है? यस मैम। उसके बाद रियलाइजेशन एंड रिपीटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है कि कोई भी अमाउंट ड्यू होता है पर्सन, पीआरआई का, पर्सन ऑफ रेसिडेंस ऑफ इंडिया, सच पर्सन। मैम ये नहीं हमको आता, आरबीआई परमिशन देती है देने के लिए शायद। क्या चीज? कि ये रियलाइजेशन ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज जो मैम है, इसमें अगर कोई भी अमाउंट ड्यू रहा कोई भी पर्सन पीआरआई का तो सर्टेन पीरियड तक आप उसको निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, आरबीआई परमिशन देती है इस चीज का। उसके बाद एक्सपेक्टेशन, फिर एक्सप्लेनेशन क्या था, रियलाइजेशन एंड रिपीटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैम होता है। हाँ, तो उसमें क्या एक्सेप्शन इसमें फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को लिमिट तक अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में मतलब फॉरेन करेंसी को अपने अकाउंट में लिमिट तक रख सकते हैं। और कोई गिफ्ट का हो, इनहेरिटेंस का हो, यस मैम, कोई भी प्रॉपर्टी अगर ये सब है गिफ्ट के दौरान मिला है या फिर इनहेरिटेंस में मिला है तो वो भी हम होल्ड कर सकते हैं, है ना? यस मैम। और कुछ बच रहा है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, ये 2 चैप्टर था, बाकी और किसी को एमआरक्यू नहीं देना है, राइट?